तो हमारे सामने सतलुज के बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो है ब्यास। जिस प्रकार से हमने 5 नदियों के बारे में बताया था कि 5 नदियाँ जो इंडस नदी से आकर के मिलती हैं और उसके बाद फिर वो खुद को जाकर के अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती हैं, वहाँ से आगे ये पंजाब में होते हुए और जाकर के मिल जाती है किससे? सतलुज नदी से। जैसा कि हमने सतलुज में बताया था कि सतलुज नदी जो है वो आगे जाकर के हरिके जो कि स्थित है अमृतसर पंजाब में, वहाँ पर ब्यास नदी से मिलती है। सेम वही चीज़ ब्यास नदी भी हरिके पतन में जाकर के अमृतसर में जो कि स्थित है वहाँ पर जाकर के मिलती है किससे? अब आइए हमारी अगली नदी जो है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है चिनाब। तो जैसे हमने अभी 3 नदियों के ओरिजिन के बारे में पढ़ा, वैसे हमारी जो चौथी नदी है चिनाब, इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो ये फिर से ये नदी भी हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हेलो एवरीवन, मैं विशाल सिंह जीएस फैकल्टी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने अपने पिछले टॉपिक्स में क्या पढ़ा है, तो हमने पिछले टॉपिक्स में अपने पढ़ा हुआ है हमारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया। लास्ट टॉपिक में हमने सतलुज नदी के बारे में पढ़ा। अब आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अगली नदी के बारे में हम जानकारी जानते हैं। तो हमारे सामने सतलुज के बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो है ब्यास। जिस प्रकार से हमने 5 नदियों के बारे में बताया था कि 5 नदियाँ जो इंडस नदी से आकर के मिलती हैं और उसके बाद फिर वो खुद को जाकर के अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती हैं, तो उसी 5 नदियों में हमने सतलुज के बारे में पहले बात किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी अगली नदी जिसका नाम है ब्यास। तो ब्यास का ओरिजिन जो होता है वो ब्यास कुंड से होता है जो कि रोहतांग के पास स्थित है। अब रोहतांग कहाँ पर है? देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में ऐसे आते हैं जो एनडीए बार बार पूछता है, जैसे कि अगर नदी के बारे में पूछ रहा है तो ओरिजिन कहाँ से होता है। तो अगर हम ब्यास के बारे में बात करते हैं तो ब्यास नदी जो है हमारी वो ब्यास कुंड जो कि रोहतांग पास के पास जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें कि ये किस प्रकार से फ्लो होती है, कहाँ से निकलती है, कौन से इसके डायरेक्शंस हैं, तो ये डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं कि ब्यास नदी जो है वो कुल्लू वैली जो कि स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली है, वहाँ से होते हुए ये नदी बहुत ही खूबसूरत सा एक गोज बनाती है और वहाँ से धौलाधार रेंज से होते हुए ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर कर जाती है। वहाँ से आगे ये पंजाब में होते हुए और जाकर के मिल जाती है किससे? सतलुज नदी से। जैसा कि हमने सतलुज में बताया था कि सतलुज नदी जो है वो आगे जाकर के हरिके जो कि स्थित है अमृतसर पंजाब में, वहाँ पर ब्यास नदी से मिलती है। सेम वही चीज़ ब्यास नदी भी हरिके पतन में जाकर के अमृतसर में जो कि स्थित है वहाँ पर जाकर के मिलती है किससे? हमारे सतलुज से। बात करेंगे अगर ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो करती है कहाँ पर? हमारे भारत में। भारत के बाद ये जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती है किससे? पंचनाड़, यानी कि 5 नदियों के संगम के साथ मिल जाती है इंडस नदी से और वहाँ से फिर ये फ्लो कर जाती है कहाँ पर? अरेबियन सी में, और वहाँ जाकर खुद को ये डिस्चार्ज कर देते हैं। आइए अगली नदी की तरफ चलते हैं। जो हमारी अगली नदी है इंडस के पंजनाड़ में जो तीसरी हमारी मुख्य नदी आती है उसका नाम है रावी। रावी का भी ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है? रोहतांग पास से, जो कि कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें इसके फ्लो की तो ये भी आप देख सकते हैं हिमाचल के चंबा वैली से निकलती है और ये उसके बाद होते हुए हमारे साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पीर पंजल के साउथ ईस्टर्न पार्ट से होते हुए और ये अपने धौलाधार रेंज से एंटर करती है अगेन ये भी पंजाब में। ध्यान दीजिएगा, सतलुज भी पंजाब प्लेन्स में एंटर होती है, ब्यास नदी भी पंजाब प्लेन्स में एंटर होती है और उसके बाद ये हमारी तीसरी नदी है जिसका नाम है रावी, ये भी पंजाब प्लेन्स में एंटर हो रही है। और उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर साथ साथ चलते हुए और फिर जाकर के पंजनाड़ नदियों में जाकर के मिथानकोट में इंडस से मिल जाती है और फिर ये भी उनके साथ जाकर के अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर लेती है। अब जैसे कि बात की जाए कि जैसे सतलुज और ब्यास आपस में मिलती हैं, तो क्या ये नदी हमारी यानी कि रावी, क्या ये भी किसी नदी से मिलती है? तो जी बिल्कुल, रावी भी मिलती है किससे? रावी मिलती है चिनाब नदी से। और उसके बाद ये सराय सीधू में आकर के चिनाब से मिलती है और चिनाब जाकर के मिथानकोट में इंडस नदी से मिलती है और उसके बाद इंडस जो है वो जाकर के बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में खुद को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब आइए हमारी अगली नदी जो है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है चिनाब। तो जैसे हमने अभी 3 नदियों के ओरिजिन के बारे में पढ़ा, वैसे हमारी जो चौथी नदी है चिनाब, इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो ये फिर से ये नदी भी हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। किस जगह से? बारालाचा पास से। अब अगर बात की जाए कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए कोई भी नदी किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं से फॉर्म होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे आसमान से आई और आपके सामने प्रेजेंट हो गई। तो इस नदी का जो फॉर्मेशन है ये 2 नदियों के मिलने से होता है। वो 2 नदियाँ कौन सी है? तो एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। तो चंद्रभागा जिसको एक साथ बोला जाता है, तो आइए देखते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स।
दो नदियों की धाराएं, एक स्ट्रीम जिसका नाम है चंद्रा और दूसरी स्ट्रीम जिसका नाम क्या है, भागा, इन दोनों के मिलने से जो कि आकर के मिलती है कहां पर, टांडी में, जो कि नियर किलोंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चिनाब की यहां पर बात कर रहे हैं कि चंद्रा और भागा ये दो स्ट्रीम्स हैं, आकर के आपस में मिलती हैं, जिसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, और इसी से उत्पन्न होती है हमारी चिनाब नदी। अगर बात की जाए हमारे इंडस के सबसे बड़े ट्रिब्यूटरी की, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की, तो चिनाब उनमें से एक है। चिनाब जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे लंबी मात्रा में या फिर सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली अगर इंडस के 5 नदियों में से, पंजनाड़ में से कोई है तो वो चिनाब है। ये 1180 यानी कि 1180 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, और उसके बाद कहां एंटर होती है, पाकिस्तान में। हम बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पांचों नदियां जो पंजनाड़ है वो जाकर के इंडस नदी से मिलती है कहां पर, मिठानकोट में। तो इसीलिए हम बार बार पाकिस्तान का नाम यहां पर ले रहे हैं। तो ये हमारी जो चौथी नदी है ये भी जाकर के मिठानकोट में इंडस से मिलती है। अब अगली जो हमारी आखिरी नदी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पंजनाड़ की जो आखिरी नदी है उसका नाम क्या है, झेलम। तो आइए झेलम के बारे में बात करते हैं। तो झेलम नदी जो है उसका ओरिजिन होता है वेरीनाग। अब ये जगह हिमाचल से अलग है, यहां पर हिमाचल की बात नहीं होगी। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी पहली जो नदी है वो तिब्बत से निकल रही है, उसके बाद की तीनों नदियां जो हमारी हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे चौथे नदी की जो कि झेलम है। तो ये स्प्रिंग एट वेरीनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, यानी कि ये कहां से निकलती है, पीर पंजल रेंज से, जो कि स्थित है कश्मीर वैली में, कश्मीर की घाटियों में, वहां से ये नदी हमारी निकलती है। कौन सी, झेलम। बात करेंगे इसके फ्लो की, तो इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड एंटर्स वुलार लेक। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि ये श्रीनगर से होते हुए किस लेक में जाकर के मिलती है, तो श्रीनगर से होते हुए हमारी झेलम नदी जो है कहां पर मिलती है, वुलार लेक में। कहां पर जाने से पहले देखिए दो क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होते हैं हमारे। सबसे पहली चीज कि झेलम नदी का ओरिजिन कहां से हुआ, तो झेलम नदी का ओरिजिन जो है वो वेरीनाग से, जो कि हमारे कश्मीर में स्थित है, कश्मीर वैली, वहां से हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस लेक में जाकर के मिलती है, तो वुलार लेक में ये आकर के एंटर होती है। कब, पाकिस्तान में एंटर होने से जस्ट पहले। वहां से फिर ये बहुत ही पतले से गौश बनाते हुए और पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी को ज्वाइन कर लेती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। तो ये हमारी 5 नदियां थी, पंजनाड़ थी जिसके बारे में हमने आपको इंडस के अंदर बताया। ये पंजनाड़ जाकर के मिठानकोट में इंडस से मिलती हैं, और उसके बाद इंडस अपने आप को डिस्चार्ज कर देती है कहां पर, अरेबियन सी में, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड में अवेलेबल है। तो ये हमारी बात हो गई इंडस की। अब हमारे सामने आ रही है बाकी और 2 नदियां। उन 2 नदियों के बारे में, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में जानने से पहले एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना चाहिए, वो हम समझेंगे। वो क्या चीज है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस ट्रीटी हुआ था, जिसको हम जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के नेम से, यानी कि IWT के नाम से जाना जाता है। यह जानना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि किस प्रकार से भारत से होकर के जाने वाली नदी इंडस के साथ और 5 नदियां थी, उनका पानी का विभाजन हुआ, किस पर भारत का अधिकार है, किस पर पाकिस्तान का अधिकार है, कितने प्रतिशत भारत का अधिकार है, कितने प्रतिशत पाकिस्तान का अधिकार है, इस ट्रीटी के अंदर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आइए फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं इस ट्रीटी के ऊपर और समझते हैं कि ये IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या चीज है। तो देखिए, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 19 सितंबर 1960, यानी कि ये एक ऐसा समझौता पत्र था, ट्रीटी का अर्थ होता है समझौता, तो ये एक ऐसा समझौता पत्र था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 19 सितंबर 1960, ध्यान रखिएगा इस डेट को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था, तो इसका आंसर है 19 सितंबर 1960, यानी कि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता पत्र साइन होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि IWT। आइए फटाफट से देखते हैं इसके अंदर क्या है। रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देखिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इंडस तो आप सबको क्लियर है कि इंडस जो हमारी नदी है, दूसरा जो शब्द यहां पर यूज किया गया है वो ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, तो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जब अलग अलग नदियां आकर के और इंडस में मिलती हैं, तो जितनी भी वो अलग नदियां हैं उन नदियों को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। क्लियर। तो यहां पर इंडस और उसमें आकर के मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं,
उसके बारे में या उसके विभाजन के बारे में यहां पर इस ट्रीटी के अंदर बताया गया है। इट वॉज इसेंशियली अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन द टू कंट्रीज। जाहिर सी बात है कि अब मान लीजिए कि कोई भी सामान अगर मेरे घर से किसी और के घर जा रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं कहूंगा मेरा अधिकार है, वो कहेगा मेरा अधिकार है। तो इसके लिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए कि किसका कितना अधिकार है किस सामान के ऊपर। सेम वही चीज यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी बताया गया है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। तो द ट्रीटी डिवाइड्स द इंडस रिवर सिस्टम इनटू टू सेगमेंट, दो पार्ट में बांट दिया गया। अब एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न, यानी ईस्ट की तरफ से आने वाली नदियां एक तरफ और वेस्ट से आने वाली नदियां दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे ईस्टर्न रिवर्स के बारे में, यानी कि ईस्ट से आने वाली नदियों के बारे में। तो ईस्ट से आने वाली नदियां कौन कौन सी थी, सतलुज, ब्यास और रावी। ध्यान रखिएगा ईस्टर्न रिवर्स में अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट से आने वाली इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन सी नदियां थी, तो वो थी हमारी सतलुज, ब्यास और रावी। अगर हम सेकेंड फेज यानी दूसरी तरफ वेस्टर्न की अगर बात करेंगे तो वेस्ट तरफ से आने वाली यानी कि वेस्टर्न रिवर्स जो है हमारी वो कौन कौन सी हैं, चिनाब, झेलम और इंडस। अब देखिए आपने देखा कि यहाँ पर 6 नदियों का विभाजन कर दिया गया है, एक ईस्टर्न के नेम से, एक वेस्टर्न के नेम से। बात करेंगे ईस्टर्न की तो सतलुज, ब्यास और रावी, और वहीं बात करेंगे अगर वेस्टर्न की तो वहां पर आप देख सकते हैं क्या हमारे पास, चिनाब, झेलम और इंडस। अब आइए समझते हैं कि इनको किस प्रकार से बांटा गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया हैज बीन गिवन राइट्स टू यूज द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट से आने वाली जितनी नदियां हैं उन सब पर भारत ने यह अधिकार दिया पाकिस्तान को कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट कितना, 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। यानी कि ईस्ट की तरफ से आने वाली जितनी भी नदियां हैं उस पर 80% का अधिकार जो है वो भारत का है और 20% का अधिकार जो है वो किसका है, पाकिस्तान का है। यही सेम वेस्ट से आने वाली नदी यानी कि जो पाकिस्तान के हित में आती है तो उसमें 80% जो अधिकार होगा वो किसका है, तो वो 80% अधिकार पाकिस्तान का है और 20% यानी कि 20% का जो अधिकार है वो किसका है, भारत का है। तो इस प्रकार से इस इंडस वाटर ट्रीटी का विभाजन हुआ था जिसमें ईस्ट से आने वाली नदियों पर 80% अधिकार भारत की तरफ रख दिया गया और 20% पाकिस्तान की तरफ। वैसे ही सेम वेस्ट से आने वाली नदियों पर 80% का जो अधिकार है वो पाकिस्तान को दे दिया गया और 20% का अधिकार जो है वो किसको दे दिया गया, इंडिया को। तो ये था हमारा अभी तक का इंडस नदी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट। 5 नदियों के बारे में हमने बताया। उसके बाद फिर हमने आपको IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक यानी कि अगली नदी जो कि भारत की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है गंगा, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर सिस्टम जिसको हम लोग जानते हैं गंगा रिवर सिस्टम के नाम से। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे हमारे मन में ख्याल आते हैं कि गंगा नदी को ही क्यों कहा जाता है हमारे देश की मुख्य नदी। गंगा नदी से पहले और भी तो बहुत सारी नदियां हमारे देश में बहती हैं। तो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही सोचना है कि गंगा नदी से पहले भी और नदियां थीं और उसके बाद भी और नदियां आई जो भारत में से होकर निकलती हैं और भारत के आखिरी अंत पर जाकर के खुद को डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन इसका उद्गम या फिर किस प्रकार से ये आगे बढ़ी है, किस प्रकार से इसको हम गंगा नदी को अपना मुख्य नदी कहते हैं, फटाफट से आइए देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर सिस्टम जिसका नाम है द गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा इज द नेशनल रिवर। हम सभी जानते हैं कि जो गंगा है वो हमारी क्या है, राष्ट्र नदी है। अब राष्ट्र जैसे कि राष्ट्र जानवर होता है, राष्ट्र पक्षी होती है, उसी प्रकार से राष्ट्र नदी भी है। तो हमारी राष्ट्र नदी जो है वो गंगा है जिसको भारत सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी कही जाती है जी। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अगर कोई नदी है जो भारत से ही उत्पन्न हुई है और भारत के अंत में जाकर के और खुद को डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल में, तो वो है हमारी गंगा नदी। अगर इसकी कंप्लीट लेंथ की बात की जाएगी तो 2525 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। कहां से, गौमुख से शुरू होकर और ये अपने बे ऑफ बंगाल के डिस्चार्ज होने तक 2525 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसीलिए इसको भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। अब आइए फटाफट से इसको देखते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन राइज होता है जो बच्चों के दिमाग में आ सकता है डाउट कि ये जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है पेरिनियल और नॉन पेरिनियल, क्या होते हैं ये शब्द। तो पेरिनियल शब्द यानी कि वो नदियां जो पूरे साल बहती हैं और नॉन पेरिनियल जो डिपेंड होती हैं बारिश के ऊपर, वो सिर्फ बरसात के कारण या दूसरी नदियों के मिलने से बहती हैं, उसे हम नॉन पेरिनियल कहते हैं। अभी आपका क्लियर हो जाएगा फटाफट से
कि जैसे जितनी भी नदियाँ हिमालय से होकर के आती हैं वो हमारी पेरिनियल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश तो होती ही है, उसके साथ साथ जो ग्लेशियर हमारा मेल्ट होता है उससे वो नदियाँ कंटिन्यू में पूरे साल बहती रहती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेरिनियल कहते हैं। और वो नदियाँ जो बरसात के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो बारिश के ऊपर डिपेंड होती हैं, उसे हम कहते हैं नॉन पेरिनियल। अगर बात जैसा मैंने आपको बताया इसके लेंथ की, तो 2525 किलोमीटर अप्रॉक्स ये रास्ता तय करती है। गंगा रिवर की अगर पूरी कंप्लीट प्लेसेस की बात करें कि कौन से स्टेट में कितना ये बहकर जाती है, तो आइए आपको फटाफट से बता दें कि गंगा रिवर बेसिन कवर्स अबाउट 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, यानी कि भारत में 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रास्ता ये तय करती है, जिसमें ये 4 स्टेट से होकर के निकलती है। जिसमें सबसे पहला आपके सामने आता है उत्तराखंड, जहां से इसका उद्गम हुआ है, ये 110 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करती है। उसके बाद वहां से ये चली जाती है हरिद्वार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, जहां पर ये 1450 किलोमीटर सबसे लंबा रास्ता तय करती है उत्तर प्रदेश में। वहां से फिर ये एंटर होती है बिहार में, जहां पर ये 445 किलोमीटर का रास्ता यानी कि 445 किलोमीटर की जर्नी को तय करती है। और वहां से एंटर हो जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये 520 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और वहां हुगली नदी से मिलने के बाद और ये खुद को डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा समरी हमने अभी आपको बताया गंगा नदी के बारे में। बाकी इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।